ये सबको पता है, बस मैं खुलेआम कहना चाहता हूं, शंकर शर्मा इज अ जीनियस इन्वेस्टर. ही इज इवन बेटर देन मिस्टर वॉरेन बफे. Because Warren Buffett is not a great investor in my view. Very simple. शंकर शर्मा के हिसाब से अमेरिका में 1982 से 2000 तक एक बुल मार्केट चला था, जिस बुल मार्केट में बफे ने पार्टिसिपेट करा और उसमें बहुत पैसा कमाया. तो शंकर शर्मा कहते हैं कि बस बफे को एक जगह खड़ा रहना था और पैसा उसके झोली में आता चला गया. तो शंकर शर्मा के हिसाब से कि भाई ये तो बड़ा इजी काम है, एक जगह खड़ा रहना स्टॉक मार्केट में. जब पूरी पब्लिक अपना दिमाग खो रही हो, एक जगह खड़ा रहना बहुत आसान काम है. और मैं आंकड़ों के साथ बोल देता हूं साहब. 1982 से अमेरिका में बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हुआ. 2000 में वो बुल मार्केट खत्म हो गया. उस 18 साल में आपको सिर्फ खड़े रहना था वहां पर. आपको कुछ नहीं करना था. जैसा कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ और फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में हुआ, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी. आप बस पहुंच के विकेट पे रन बनते चले गए. बात खत्म हो गई है. अब तो 18 साल में उन्होंने रिटर्न जो बनाए, बहुत लोगों ने बनाए. पर ऐसा सच में है क्या? ये तो ऐसा हो गया कि भाई जब जैसे समाधि लेते हैं ना तो बड़े साधु संत, कि भाई समाधि लेना बहुत आसान है. ऐसा कैसे? समाधि लेने के लिए सबसे पहले तो आपका कंट्रोल आपकी बॉडी पर होना चाहिए. इसीलिए योगा में एक पार्ट है आसन का, इसीलिए योगासना, योगा के आसन किए जाते हैं बॉडी पर कंट्रोल पाने के लिए. उसके बाद आता है प्राणायाम, अपनी सांसों पर कंट्रोल पाने के लिए, प्राण पर कंट्रोल. उसके बाद आता है मेडिटेशन, जिससे आपके दिमाग पे कंट्रोल होता है कि भाई दिमाग वही है जहां पर आप समाधि ले रहे हो, या पूरे संसार में घूम रहा है कि मेरी माँ क्या कर रही है, मेरे बच्चे क्या कर रहे हैं. ठीक है. उसके बाद कहीं हाई लेवल पर जाके आती है समाधि जो ली जाती है. तो भाई शंकर शर्मा कंपेयर कर रहे हैं कि 18 साल तक अपने प्रिंसिपल्स पर अडिग रहे वॉरेन बफे तो लकी थे कि वो अमेरिका में उस बुल रन में थे. वो खड़े रहे अपने प्रिंसिपल्स पर, उन्होंने अपना पैसा नहीं गवाया. ये तो लक था वॉरेन बफे का, ये शंकर शर्मा जी कह रहे हैं. तो अब हम बात करते हैं कि भाई ये लक क्यों नहीं था. आप मुझे एक चीज बताओ, जब पूरी दुनिया इंटरनेट के स्टॉक्स के पीछे भाग रही है, हर क्या बोलते हैं एक हफ्ते में एक महीने में रिटर्न कमा लिया, अरे हमारे स्टॉक्स तो 100% बढ़ गए, उस टाइम पर वॉरेन बफे कह रहा है कि भाई मेरे प्रिंसिपल्स हैं, मैं उन्हीं कंपनीज में इन्वेस्ट करूंगा जिनको मैं समझ सकता हूं और लॉन्ग टर्म होल्ड रख पाऊंगा, इसीलिए वैल्यूएशन मैट्रिक्स देख के मैं इन्वेस्ट करूंगा. तो वॉरेन बफे तो ये कह रहे हैं, और उसमें शंकर शर्मा कह रहे हैं कि भाई ये लकी था, वो उस आदमी ने अपने प्रिंसिपल्स पर खड़ा होकर इन्वेस्ट करा है. वो लक कहां से हुआ फिर? अब आती है बात कि स्टॉक मार्केट में जब चारों तरफ लोग बाग अपना दिमाग खो रहे हैं ना, ये हो गया जैसे वॉरेन बफे ने शुरू करा 1 करोड़ रुपया से, 1 करोड़ रुपए बन गए उनके 10 करोड़, मान लेते हैं 5 साल के अंदर बन गए. फिर आया 1987 का क्रैश. 1987 में ब्लैक मंडे क्रैश था, बहुत मार्केट गिरा था. उसके बाद 1987 के क्रैश में वो 10 करोड़ बच गया 5 करोड़ ही. फिर वॉरेन बफे ने होल्डिंग पावर अपनी नहीं कम करी, होल्ड करते रहे. फिर वो 5 करोड़ अगले 10 साल में जाकर बन गया वापस कितना, 50 करोड़. ठीक है. तो 1 करोड़ रुपए स्टार्टिंग से बन गया 50 करोड़ 18 साल के बाद, 1982 से 2000 के बीच में. अब इसमें ये शंकर शर्मा जी कह रहे हैं ये तो बहुत आसान था, कोई भी खड़ा रहता, हर इन्वेस्टर बना लेता वहां पर ऐसे रिटर्न. पर क्या ये बात सही है? बिल्कुल नहीं. और मैं आंकड़ों के साथ बोल देता हूं साहब. 1982 से अमेरिका में बड़ा बुल मार्केट स्टार्ट हुआ. 2000 में वो बुल मार्केट खत्म हो गया. उस 18 साल में आपको सिर्फ खड़े रहना था वहां पर. आपको कुछ नहीं करना था. जैसा कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ और फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में हुआ, आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी. आप बस पहुंच के विकेट पे रन बनते चले गए. बात खत्म हो गई है. अब तो 18 साल में उन्होंने रिटर्न जो बनाए, बहुत लोगों ने बनाए. वॉरेन बफे का खड़ा रहना ऐसा था, बिना माथे पर शिकन लाए हुए, बिना ये सोचे हुए अरे अभी निकलूं अभी निकलूं अभी निकलूं. ठीक है. उनका काम था सिर्फ वहां पर खड़े रहना, और वो ही बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मुश्किल काम था ऐसे टाइम पर. इसको आप लक कह के नजरअंदाज करना चाहते हैं, ये बिल्कुल गलत है. उसके बाद आता है कि हाँ, शंकर शर्मा जी फिर आगे इस वीडियो में कहते हैं कि ये तो
वो 18 साल वॉरेन बफे के लिए ऐसे थे जैसे इंडिया का पिछला साल था। पिछला साल से उनका मतलब था 2020 से 21-22 की जो रैली आई थी ना इंडियन मार्केट्स में, जिसमें स्टॉक मार्केट ट्रेडर्स ने एक साल में ही कमा लिया था 5 टाइम्स 7 टाइम्स 10 टाइम्स रिटर्न अपने कुछ कुछ चुनिंदा स्टॉक्स में। तो शंकर शर्मा जी कहते हैं ये तो वैसा था वॉरेन बफे के लिए। अरे आप अपने एक साल के रिटर्न को शंकर शर्मा जी कंपेयर करना चाहते हैं वॉरेन बफे के 18 साल के रिटर्न से। 18 साल वो आदमी एक जगह खड़ा रहा, उसने फिर बहुत कंपनीज में रिटर्न बनाया उस दौरान, ठीक है, अपने इंश्योरेंस बिजनेस को बढ़ाया, पर आप उसको 18 साल खड़े रहने को एक साल से कंपेयर कर रहे हैं। ये तो सरासर नाइंसाफी है इतने बड़े लेजेंड के लिए। आपको कुछ नहीं करना था, जैसा कि लास्ट ईयर इंडिया में हुआ और फॉर दैट मैटर वर्ल्ड में हुआ। आपको कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आप बस पहुंच गए विकेट पे, रन बनते चले गए, बात खत्म हो गई है। अब शंकर शर्मा जी कहना चाहते हैं कि वॉरेन बफे कोई खास इन्वेस्टर नहीं है, वॉरेन बफे से अच्छे अच्छे इन्वेस्टर हुए हैं, बस इस वॉरेन बफे की मार्केटिंग अच्छी है। अरे पहली बात तो शंकर शर्मा जी, वॉरेन बफे की मार्केटिंग उनके रिटर्न्स पर डिपेंड नहीं करती। रिटर्न्स उनके फिर भी पिछले 60 साल के 20 CAGR से कमाया है जिस बंदे ने, वो भी रिटर्न्स को आगे फ्लॉन्ट नहीं करते। हिज प्रिंसिपल्ड रिटर्न्स, उन्होंने वॉरेन बफे ने जो प्रिंसिपल्स फॉलो करे उन प्रिंसिपल्स की वजह से वॉलेटाइल रहे उनके रिटर्न, पर वॉलेटिलिटी उनकी 60 साल की 80 साल की वॉलेटिलिटी बाकी सब ट्रेडर्स से, बाकी सब इन्वेस्टर से कम है। और 20% CAGR के रिटर्न बनते हैं अगर उनका शुरू से आखिर तक देखें, अभी तक देखें, तो बहुत बड़ी बात होती है। और कोई अपने प्रिंसिपल से नहीं हिला। लॉन्ग टर्म होल्ड उनका प्रिंसिपल था, वैल्यू इन्वेस्टिंग उनका प्रिंसिपल था। और ये क्या है, ये उनको उनके अंदर इंस्क्राइब किया गया उनके दिमाग में। पहले तो उनके बेंजामिन ग्रैम द्वारा, प्रोफेसर बेंजामिन ग्रैम, फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग, उसके बाद चार्ली मंगर द्वारा वो फेयर प्राइस फेयर वैल्यू बाय करने का ये उनके अंदर डाला गया चार्ली मंगर से, तब उनका बिजनेस आगे बढ़ा। ठीक है, तो ये प्रिंसिपल्ड रिटर्न्स थे मिस्टर वॉरेन बफे के। इसको लक नहीं कहा जा सकता। लकी आदमी वो होता है जिसने बिना सोचे समझे, अरे स्मॉल कैप ठीक है, 100 स्मॉल कैप कंपनीज खरीद लेता हूं, इसमें से अगर 25 भी 10x हो जाएंगी तो मेरी तो सारी कंपनी कवर हो जाएंगी। ठीक है, ऐसा असली जिंदगी में उसको कहते हैं लक। पर जो प्रिंसिपल रिटर्न्स अपने कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो से कमा रहे हैं वॉरेन बफे जैसे, उसको आप लक का नाम ना दें तो अच्छा रहेगा। उसके बाद आता है नंबर ऑफ स्टॉक्स। अब कहते हैं वॉरेन बफे ने तो ज़्यादा रिटर्न जो कमाए हैं ना, ज़्यादा परसेंटेज में रिटर्न कमाए हैं, वो चुनिंदा नंबर ऑफ स्टॉक से कमाए हैं। ज़्यादातर तो उनके भी स्टॉक सिलेक्शन में खराबी है। पहली बात तो शंकर शर्मा जी, वॉरेन बफे का एक फेमस थ्योरी है पंच कार्ड थ्योरी। वॉरेन बफे कहते हैं आप एक पेपर लीजिए और एक पंचिंग मशीन लीजिए, ठीक है, उस पंचिंग मशीन से उस पेपर पर आप सिर्फ 20 होल्स कर सकते हैं। ठीक है, 20 होल्स कर सकते हैं इस पेपर पर, और हर एक होल आपको तब करना है, पूरी जिंदगी में 20 होल्स, और हर एक होल आप तब करेंगे जब आप एक इन्वेस्टमेंट करते हैं, कोई भी स्टॉक मार्केट या कहीं असेट में इन्वेस्टमेंट करेंगे। ठीक है, और 20 इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आप पूरी जिंदगी में नहीं करेंगे। फिर आप एक एक इन्वेस्टमेंट को फूक फूक कर करेंगे कि भाई ये कंपनी अच्छी है कि नहीं, ये कंपनी की लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है कि नहीं, कंपनी बैंकरप्ट तो नहीं हो जाएगी, कंपनी के रेवेन्यू ग्रोथ है, कंपनी की मैनेजमेंट सस्टेन करने लायक है कि नहीं, कंपनी की मैनेजमेंट छोड़ के तो नहीं भाग जाएगी बीच में, या फिर कंपनी जिस बिजनेस में है, जिस सेक्टर में है, उसकी फ्यूचर में डिमांड रहेगी कि नहीं। ठीक है, ये सब देख के आप इन्वेस्ट करेंगे, तभी इसमें एक होल कर पाएंगे आप। ठीक है, नहीं तो ये होल नहीं होगा इस इन्वेस्टमेंट में, इस पेपर पर। You're not going to get 500 great opportunities. You would be better off if when you got out of school here, you got a punch card with 20 punches on it. And every financial decision you made, you used up a punch. You get very rich. अब आप मुझे बताइए, अगर आपकी जिंदगी में सिर्फ 20 बेस्ट इन्वेस्टमेंट का आइडिया आपके पास है, तब आप क्या भाई
ट्रेडिंग करते हुए मुझे लग रहा है ये एन पैटर्न बन गया, इसका रेजिस्टेंस टूट चुका है, अब तो ये स्टॉक ऊपर ऊपर जाता रहेगा। तब आप क्या ट्रेडिंग करेंगे किसी स्टॉक में, अगर आपके जिंदगी में बस 20 बेस्ट इन्वेस्टमेंट की जगह हो? बिल्कुल नहीं। इसीलिए वॉरेन बफे इस थ्योरी से बात करते हैं कि कंसंट्रेशन में जाने के लिए वो उकसाते हैं लोगों को कि कंसंट्रेशन कीजिए स्टॉक्स में, अपने कंपनीज को खरीदिए, स्टॉक्स को मत खरीदिए, कंपनीज को बाय कीजिए। और कंपनीज को बाय करेंगे तभी आप कंसंट्रेट कर पाएंगे, तभी आप बिजनेसेस खरीद पाएंगे। और आता है 20 लॉन्ग टर्म डिसीजन, दिस इज नॉट। अब शंकर शर्मा जी की एक थ्योरी है, बड़े प्यार से बोलते हैं न्यूज़ चैनल्स पर जाकर कि बेटा जी अगर आपको स्मॉल कैप में ही इन्वेस्ट करना है तो 50 से 60 कंपनियां या 100 कंपनियां देखिए, उसमें से होता है कि आधी कंपनियां नहीं चलेंगी, पर जो चलेंगी वो आपको पूरा रिटर्न कवर कर देगी। ठीक है, तो ये शंकर शर्मा जी मेरे हिसाब से तो ये मुझे गैम्बलिंग लगता है पूरा। ठीक है, पहली बात तो 100 कंपनियां, आप नाम ही तो चुन रहे हैं 100 कंपनियां को एक इन्वेस्टर जिसको आप ये राय दे रहे हैं वर्ल्ड वाइड न्यूज़ चैनल पर जाकर, वो 100 कंपनियां ट्रैक कर पाएगा? मतलब ही नहीं बनता। ठीक है, बड़े बड़े फंड मैनेजर के बस की नहीं 100 कंपनियों के नाम लेना लिस्ट में। हाँ, आप सोच रहे हैं कि ये जवान लड़का कोई ये 100 कंपनियां ट्रैक करेगा और उसके बाद उनमें 1% डालेगा, अपना 1 करोड़ का पोर्टफोलियो 1 लाख रुपए डालेगा और उसके बाद उससे कमाएगा? उससे सिर्फ वो उतना कमा सकता है कि क्या बोलते हैं, जो आपके हिसाब से ट्रैकिंग तो उसकी हुई नहीं ना, वो कॉन्फ्रेंस कॉल कर पढ़ पाएगा 100 की 100 कंपनीज की, तो उसमें से कुछ कमा के देंगी, कुछ नहीं कमा के देंगी। एंड ऑफ द डे आपके हिसाब से इसका क्या है, इसका मैं ही मान सकता हूँ कि ठीक है एंड ऑफ द डे लॉस नहीं होगा, पर कमाएगा भी तो कुछ नहीं। इसको स्टॉक मार्केट के वही रिटर्न मिलेंगे जो निफ्टी 500 इंडेक्स कमाता है। ठीक है, 10 से 12%। ये 10 से 12% कमाने के लिए आ रहे हैं क्या लोग बाग स्टॉक मार्केट में? बिल्कुल नहीं, ये आ रहे हैं 20, 25, 30 CAGR से कमाने के लिए। तो इनको कम से कम दिशा तो दिखाइए कि भाई बेटा रिसर्च करो, अच्छे से रिसर्च करो, तभी आगे बढ़ पाओगे। पहली बात तो रिसर्च के बाद ही आप कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे, उसके बाद ही आप सोच सकते हो कि भाई 15% CAGR से ऊपर जाना है, उससे पहले बस की नहीं है। ये ETF की तरह स्टॉक्स देख के 100 के 100 स्टॉक्स में एक साथ इन्वेस्टमेंट करके तुम वो रिटर्न नहीं कमा सकते। 15 से 20%, 30% की रिटर्न कमाओगे, मतलब ही नहीं बनता। अब एक स्टडी हुई थी हार्वर्ड या स्टैनफोर्ड की, कि उसमें क्या है, एक चिंपांजी को बिठा दिया और चिंपांजी से चूज करवाए गए कि स्टॉक्स पोर्टफोलियो के खूब सारे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनवा दिया चिंपांजी से 100 स्टॉक्स का। ठीक है, बाद में अगले 10 साल में देखा उस चिंपांजी के पोर्टफोलियो ने बड़े बड़े फंड मैनेजर्स के पोर्टफोलियो को बीट कर दिया। ठीक है, In 1999, a 6-year-old chimpanzee named Raven became Wall Street's 22nd best stock picker, outperforming 6,000 human brokers with a 213% return. Her strategy, throwing darts at a list of 133 companies. पहली बात तो ये आम लोग, जनता जो सुन रही है इनके इंटरव्यूज, क्या ये चिंपांजी है क्या जनता? है कि ये तुम उनके पोर्टफोलियो को बीट करके ही खुश रहोगे? नॉर्मल फंड मैनेजर्स जो कमाते हैं ना, ये इसका निफ्टी 50 का इंडेक्स का रिटर्न नहीं बीट कर पाते। इंडेक्स दे रहा है 12%, नॉर्मल फंड मैनेजर्स दे रहे हैं 11 से 12% के बीच में। ठीक है, आप चिंपैंजी की तरह स्टॉक सिलेक्ट करके, चलो ठीक है आपने 13% रिटर्न कमा लिया, 14 मान लेता हूँ, 14% रिटर्न में आप खुश हो जाओगे? आम जनता, मतलब ही नहीं बनता। आम जनता को तो चाहिए हर साल डबल हो जाए पैसा, है ना। हम थोड़ा और देखते हैं कि भाई राकेश झुनझुनवाला की बात सुन लो कि भाई अगर 15% रिटर्न कमाया तो मैं हूँ राजा, 18% कमाया तो मैं हूँ किंग, और 21% रिटर्न कमाया तो मैं हूँ एम्परर इस दुनिया का। They get 15% return, I am a Raja. Raja. 18% I am a king. Yes. 21% I am an emperor. ठीक है, तो हम कम से कम एम्परर जितना रिटर्न भी कमाना चाहें तो 20% से तो ऊपर चाहेंगे। ठीक है, तो ये 13-14% तो कमा के कोई खुश नहीं है, कोई भी खुश नहीं है 13-14% में। और अब आता है, हाँ, तो ये जो बड़े बड़े जो फंड हाउसेज होते हैं ना, इनके CEO होते हैं। तो मान लेते हैं, चलो मैं हूँ एक फंड हाउस का CEO, तो ये फंड हाउस के CEO क्या करते हैं, अपने नीचे एनालिस्ट रखते हैं, बहुत सारे एनालिस्ट, मतलब जो हमारे दोस्त हो गए या परिवार वाले हो गए, उन्हीं को काम देना होता है
क्योंकि पढ़ाई लिखाई तो सबने कर रखी है, काम देना है, पैसे देने हैं, इस बहाने से। अब क्या है, अब मेरे नीचे अगर 10 एनालिस्ट हैं, वो 10 रिसर्च करते हैं एक एक पर्टिकुलर सेक्टर पर, तब मैं उनको कहता हूँ भाई स्टॉक्स बताओ, अपने आइडियाज़ बताओ। अब वो 10 एनालिस्ट 5-5 स्टॉक्स भी मेरे पास लेकर आएंगे, ठीक है। उसके बाद कहेंगे जी ये 5 स्टॉक्स हैं, मेरा बेस्ट आइडिया। अब मैं एज अ फंड हाउस का CEO मैं क्या करूँगा, ठीक है भाई, पाँच आइडिया सबसे ले लिए, 10 एनालिस्ट हो गए, इनके पूरे 5 × 10 हो गया 50, तो 50 स्टॉक्स हो गए, 50 आइडियाज़ हो गए मेरे पास, और 50 आइडियाज़ में मैंने पैसा डाल दिया। दिस इज कॉल्ड ओवर डाइवर्सिफिकेशन। कि भाई अगर एक इन्वेस्टमेंट मुझे अच्छा रिटर्न देना भी चाहेगी, पर दे कैसे पाएगी, 2% से ज़्यादा होगा नहीं मेरा एक स्टॉक में, ठीक है। 2% स्टॉक अगर 10x भी होगा, हाँ, तब जाके भी मुझे रिटर्न मिलेगा, 20% ऑफ माई पोर्टफोलियो हो जाएगा। उससे क्या उखाड़ लूंगा मैं दुनिया में जाकर, कुछ भी नहीं। तो इसीलिए क्या है, ये फंड हाउसेस हमेशा इंडेक्सेस को बीट करके रह जाते हैं, बस इंडेक्सेस को बीट करने में रहते हैं, इससे आगे बढ़ने के लिए नहीं जाते। तो नॉर्मल इन्वेस्टर भी इनकी बातें सुनकर वही इंडेक्स को बीट करने में लगा रहेगा, 12% 13%, ठीक है। पर हमें ये काम नहीं करना, हम इंडेक्सेस के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हमें वैल्यू इन्वेस्टिंग में या तो हमें अच्छा रिटर्न मिलेगा या हमारा पैसा वहीं का वहीं रहेगा, ठीक है। हमें लॉस नहीं करना, बस रिटर्न दे, इंडेक्स को बीट तो करना ही करना है। इंडेक्स तो हमारे दिमाग में कहीं रहता भी नहीं, इंडेक्स से ऊपर जाना है। और CEO विल ट्रैक 50 कंपनीज। ये एक टेम्पल्टन थे, सर जॉन टेम्पल्टन नाम, ठीक है, अब तो उनका देहांत हो चुका है। वो ऐसे इन्वेस्ट करते थे, उनके पोर्टफोलियोज में होती थी 200+ कंपनीज। अब 200+ कंपनीज को क्या तो ट्रैकिंग रहती होगी, क्या तो ट्रैकिंग एरर आते होंगे उसमें, ठीक है। उसमें ये क्या थे, ये सेक्टर देखते थे, अच्छा ये सेक्टर डाउन है तो ये पूरा का पूरा सेक्टर खरीद लेते थे अपने पैसे से, ठीक है। वापस सेक्टर जब लाइमलाइट में आएगा तब पैसा वापस बनेगा उस सेक्टर में, ऐसे करके। तभी तो उनके फंड हाउसेज में होते थे 100-200+ स्टॉक्स। पर उस टाइम पर उन्होंने पैसे कमाए, और पैसे भी उनके इतने ही थे, 11 से 12% रिटर्न देते हैं पोर्टफोलियो। पर क्या है, विदेशों में, डेवलप्ड कंट्रीज में 11 से 12% ही रिटर्न उनके लिए बहुत ज़्यादा होता है, पर हमारे लिए तो कुछ भी नहीं है 11 से 12% रिटर्न। और एक और बात कि जैसे हमारे शंकर शर्मा जी हैं ना, ये तो बड़े ही एस इन्वेस्टर रह चुके हैं, पर ये लोग क्या हैं, शंकर शर्मा जी गाते हैं कि भाई अमेजोन बेट थी, इन्होंने अमेजोन को ढूंढा था 2002 में, लिया था अमेजोन ने इनको बहुत पैसा कमा के दिया। पर ये इन्वेस्टर्स क्या होते हैं, अब शंकर शर्मा जी जैसे इन्वेस्टर्स, ये 100 200 300 कंपनीज का इनका पूरा पोर्टफोलियो होता है ना। जब आप पूरी जिंदगी में 10,000 20,000 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करोगे तो एक से एक अच्छी कंपनी आपके टांग तले को निकल जाती है, ठीक है। तो जब आपके आगे से एक अच्छी कंपनी निकलेगी, आप तो सब में कह दोगे मैंने ये आइडेंटिफाई किया था, ये आइडेंटिफाई किया था। आइडेंटिफाई करना किसी कंपनी को ये होता है कि उस कंपनी में आपने कितना परसेंटेज ऑफ योर पोर्टफोलियो डाला था। और मैं बताऊं, ये बड़े बड़े फंड मैनेजर्स कहते हैं मैंने अमेजोन आइडेंटिफाई किया, पर ये अपने जो पूरा मैनेजमेंट इनका फंड हाउस होता है उसका अगर देखेंगे ना ओवरऑल, मैं कहता हूं 2% से ज्यादा नहीं होगा उस स्टॉक में। तो काहे का आइडेंटिफिकेशन? जिस स्टॉक में आपने 50 बेसिस पॉइंट या 100 बेसिस पॉइंट ऑफ योर एंटायर पोर्टफोलियो डाल रखा है, उसको आप आइडेंटिफिकेशन कहते हैं कि मैंने स्टॉक आइडेंटिफाई किया था। वो स्टॉक 100x भी हो जाए अगले 20 साल में, तो आपका पूरा फंड हाउस का पोर्टफोलियो है वो 2x रिटर्न देगा, अगर बाकी स्टॉक्स वहीं रहे जहां पर थे, ठीक है। तो आप इससे खुश रहेंगे? 20 साल में 2x रिटर्न दिया जबकि एक स्टॉक आपका 100x हो गया? बिल्कुल नहीं। तो मैं यही कहूंगा, ये क्या है, ये बेट तो इनकी रहती है 1 से 2% ही, बड़े बड़े इन्वेस्टर, एस इन्वेस्टर्स जो कि ओवर डाइवर्सिफाइड रहते हैं, और ये दुनिया को बताते हैं कि भाई हमारे लिए लक का काम है। भाई लक का तो काम इनके पोर्टफोलियो में रहता ही है स्टॉक्स का, क्योंकि जब 10,000 से ऊपर की कंपनीज ये ट्रैक कर रहे हैं, 10,000 से ऊपर कंपनीज इनके आगे से निकल जाती हैं, ठीक है। ये लेके कंपनी अपने पोर्टफोलियो में बेच देते हैं 10,000 से ऊपर कंपनीज को, ठीक है। उसके बाद ये कहते हैं कि क्या बोलते हैं, लक का फैक्टर है। अरे लक का फैक्टर तो इनके लिए होगा ही।
अब बताइए वॉरेन बफे के लिए क्या लक का फैक्टर। वॉरेन बफे ने अमेरिकन एक्सप्रेस देखा था 1963 के सैराडोल डॉल स्कैंडल के बाद, उसमें उन्होंने 40% ऑफ एंटायर वो जो फंड मैनेज करते थे वो डाल दिया था। ठीक है, क्यों? क्योंकि बेट करी थी उन्होंने उसके ऊपर कि उनको पता था ये कंपनी अच्छी है, ऊपर जाएगा। तो इसको वॉरेन बफे के इस इन्वेस्टमेंट को आप लक कहेंगे क्या? कि वो तो लकी थे जो अमेरिकन एक्सप्रेस ऊपर गया, उसके बाद वो शायद 5 टाइम्स रिटर्न बन गया था उनका, तब निकले थे वॉरेन बफे। ठीक है, तो 40% अपना पोर्टफोलियो डालने के बाद बंदा लकी नहीं होता, वो अपना लक खुद बनाता है। अमेरिकन एक्सप्रेस का कार्ड बड़े आराम से, तो जैसे ही उन्होंने देखा कि ब्रांड वैल्यू इंटैक्ट है तो वॉरेन बफे ने 40% ऑफ हिज पोर्टफोलियो इस स्टॉक में डाल दिया। इससे हमें पता चलता है कि जब गुड ब्रांड्स किसी प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं, उसमें वॉरेन बफे देखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है इस कंपनी के बैंकरप्ट होने की या इसकी ब्रांड वैल्यू को जीरो होने की। वो उसको कहते हैं आइडेंटिफाई करना किसी कंपनी को, और उस आइडेंटिफिकेशन के बाद अपनी रिसर्च के ऊपर बेट करना और कंपनी को हाई जाते हुए राइड करना पूरे रास्ते। उसके बाद तो वॉरेन बफे के जिंदगी में बहुत इन्वेस्टमेंट्स आए। कोका कोला में उन्होंने 1992 के दौरान इन्वेस्ट कर दिए थे, कितना, 1/3 ऑफ हिज एंटायर पोर्टफोलियो 1992 के टाइम पर। ठीक है, उसके बाद इसमें एप्पल कंप्यूटर्स में वॉरेन बफे की इन्वेस्टमेंट थी कितने की, 40% से परसेंटेज पॉइंट से ऊपर चली गई थी 2020 में। ठीक है, इतना एप्पल कंप्यूटर्स खरीद लिया था। तो आप मुझे बताइए इसको आप लक कैसे कह सकते हैं? कोई इंसान अपने पूरे पोर्टफोलियो का 1% बेट कर रहा है क्योंकि उसने कंपनी में डीप रिसर्च करी हुई है, उसको उसकी ब्रांड वैल्यू पर भरोसा है। दैट इज नॉट लक। लक उनके लिए होता है कि क्या है, 100 में से 50 स्टॉक चल गए, 50 स्टॉक जीरो हो गए। ठीक है, और उनका ऐसे अगले 20 से 30 साल बाद जाके पोर्टफोलियो 5 टाइम्स हो गया या 4 या 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, वो लकी होता है। ये आदमी कैसे लकी हुआ? वॉरेन बफे, जिसने देखा चुन के, जहां इसको मछली दिखी वहीं उसने भाला फेंका और उससे मछली पकड़ी, वो काहे का लक? मुझे तो खासकर नहीं लगता कि किसी की जब हिट रेट होता है ना, वो इतना अच्छा हो कि भाई 7 स्टॉक्स चुने, 7 कंपनियां चुनी, उसमें से 5 कंपनियां उनकी ओवर परफॉर्म कर गई और 2 कंपनियां वहीं रही या फिर डिविडेंड पेइंग स्टॉक्स बन गई। ठीक है, वो काहे का लक? वो तो उनकी चॉइस, उनका हिट रेट बहुत अच्छा है। अब दूसरा जना है, वो 50 कंपनियों में एक साथ कूद रहा है और 50 कंपनियों में से उसकी 25 अगर गलती से चल गई, गलती से डबल हो गई और बाकी 25 उसकी बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, कि भाई मेरी तो वो 25 कंपनी ने बचा लिया मुझे। अरे ऐसा थोड़ी ना, वो आदमी लकी हुआ जो इतने 50 के 50 कंपनियों में भाला फेंक रहा है। वो आदमी कैसे लकी हुआ? जिसने सारी कंपनियां देखी, ढूंढी, उसके बाद 7 कंपनियां बेस्ट आइडियाज चुने, उन बेस्ट आइडियाज में ही पैसा डाला। वो कैसे लकी हुआ? मेरे हिसाब से तो भाई वो लक नहीं है। अब शंकर शर्मा जी एक एनालॉजी देते हैं क्रिकेट के ऊपर। ठीक है, अब मुझे समझ नहीं आया ये क्रिकेट के ऊपर एनालॉजी देके वो क्या साबित करना चाहते हैं। क्रिकेट की एनालॉजी थी उनकी कि भाई एक बैट्समैन है, वो हर 5 इनिंग्स हैं, 5 इनिंग्स में से हर एक इनिंग में मारता है 50-50-50-50-50, तो उसका 5 इनिंग्स के बाद एवरेज हुआ 50 का। और एक बैट्समैन है, वो पहली 4 इनिंग्स में डक पे आउट होता है और 5वीं इनिंग्स में मारता है 250 रन, तो इसका एवरेज हो गया 50 का। दोनों का एवरेज 50 का है। अब शंकर शर्मा कहते हैं देखना ये बैट्समैन लकी नहीं था क्या जिसके 250 रन बने? पर इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। तो मैं 2 बैट्समैन की एग्जांपल देता हूं। बैट्समैन ए 5 टेस्ट की सीरीज है, एक इनिंग्स है, एंड में दोनों ए एंड बी ने 250 रन बनाए, राइट? दोनों ने 5 इनिंग्स खेले, कितना एवरेज हुआ दोनों का? 50। दोनों ने 50 का एवरेज हुआ। 50 का एवरेज हुआ। बैट्समैन ए ने हर इनिंग्स से 50 बनाए, बैट्समैन बी ने 4 इनिंग्स में 0 बनाया और लास्ट इनिंग्स में 250 बनाया। वो लकी था, इसका मतलब वो लक था सर। वो उस दिन पत्ते सही पड़ गए, हाँ बन गया विकेट आसान था, बॉलर नहीं अच्छा था, जो भी बहुत कारण हो सकते हैं, या मेरा बाय लक मैंने बना लिया वो चीज। तो आंकड़ों में दोनों के पास उतने ही रन थे, लेकिन किस प्लेयर के पास लक ज्यादा था, किस प्लेयर के पास स्किल ज्यादा था, इस एनालिसिस से मालूम चलता है। वही इन्वेस्टिंग का गेम है। अगर आपके रिटर्न्स चुनिंदे स्टॉक से ही आए हैं
तो आपके पास लक ज्यादा था, स्किल कम था। अगर वही रिटर्न आपके ज्यादा शौक से आए हैं, दैट मींस यू हैड मोर स्किल। क्योंकि जैसे इसको कहते हैं नॉन लीनियर रिटर्न, इस बैट्समैन को, जिसने पहले 4 में 0 पे आउट हुआ और 5वें पे एकदम इसने 250 रन मार दिए, और पहला होता है लीनियर रिटर्न। तो स्टॉक मार्केट में ज़्यादातर आप स्टॉक्स देखेंगे ना, कंपनीज देखेंगे, लीनियर रिटर्न बहुत कम आते हैं, और लीनियर रिटर्न तो आते ही नहीं, क्योंकि ज़्यादातर कंपनियां क्या है, साइकिल्स में घूमती हैं। अच्छी से अच्छी कंपनी की भी थोड़ी बहुत साइकिल होती हैं। या तो अगर कंपनी अच्छी होती है और वो की अच्छे रिटर्न बनाएगी अगले 5 साल में, उसकी पीई री रेटिंग इतनी हो जाती है कि वो पहले साल में ही 100 पीई मल्टीपल पर पहुंच जाएगी। अगले 5 साल का पैसा इन्वेस्टर एक ही पहले ही साल में देने के लिए तैयार हो जाता है। अब मुझे बताओ, ये कंपनी है, ये कंपनी जो पहले ही साल में इतने ऊपर पहुंच गई, तो इसमें लीनियर रिटर्न कहाँ हुए? ये तो पहले ही मैच में इसने 250 मार दिए, अगले 4 में 0-0-0 पे भी आउट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, पहले में ही 250 बन गए इसके। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट के असली कंपनियां कैसे काम करती हैं? असली कंपनियां काम करती हैं कि पहले तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है कि वो कहीं नई फैक्ट्री सेटअप करेगी, उससे रेवेन्यू ग्रोथ होगी अगले 2 से 3 साल में। ठीक है, उसके बाद नई फैक्ट्री सेटअप होते ही स्टॉक प्राइस नीचे चला जाता है या साइड में मूव करने लग जाता है, अब नहीं जाएगा ऊपर जब तक नया रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट नहीं हो जाता। अब क्या है, जैसे ही स्टॉक प्राइस साइड में चलता रहता है तो पुराने इन्वेस्टर्स भाग जाते हैं, पुराने इन्वेस्टर्स कहते हैं कि मैं तभी आऊँगा जब नया केपेक्स, नया रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होगा। फिर जब नया रेवेन्यू जनरेशन स्टार्ट होता है 1-2 साल में, फिर पुराने इन्वेस्टर्स वापस भाग के आते हैं, फिर वो स्टॉक प्राइस फिर ऊपर जाता है जब नया रेवेन्यू शुरू हो जाता है, फिर वो ऊपर जाता रहता है। इसको कहते हैं पीई री रेटिंग भी होती है। उसके बाद क्या है, जब अर्निंग्स बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली जितना नॉर्मल पीई चल रहा था कंपनी का वो तो रहेगा। ठीक है, तो अर्निंग्स ग्रोथ के बाद, रियल फंडामेंटल अर्निंग्स ग्रोथ के बाद कंपनी भी ऊपर जाती है। ऐसे स्टॉक प्राइस ऊपर जाएगा 2 साल में, फिर साइड में चलता है, फिर कंपनी कहती है मैं केपेक्स करूंगी, फिर साइड में या नीचे हो जाता है स्टॉक। फिर आता है कि कंपनी ने रेवेन्यू जनरेट करा, अच्छा फंडामेंटल ग्रोथ हुई, फिर स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है। तो स्टॉक प्राइस ऐसे साइकिल्स में चलता है, कभी लीनियर ग्रोथ नहीं होती कि भाई कंपनी हर साल 20%, मार्च के एंड में कंपनी हर साल 20% ऊपर हो जाए। कोई बॉन्ड इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई फिक्स्ड इंस्ट्रूमेंट नहीं है कि बैट्समैन हर एक मैच में 50 रन मारेगा, बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है कंपनी में पहले 4 साल में होते हैं ऐसे स्टॉक्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स के हुए हैं। राकेश झुनझुनवाला कहते हैं लुपिन ने मुझे 3 साल तक कोई रिटर्न नहीं दिया, उसके बाद चौथे साल में वो 5x हो गया, 4x हो गया। ये शायद 2011 की बात कर रहे थे या 12 की बात कर रहे थे। ठीक है, 2008 से 2011 तक कह रहे थे, कुछ रिटर्न नहीं दिया था लुपिन ने राकेश झुनझुनवाला को, पर फिर भी वो स्टॉक में रहे। ठीक है, ऐसा होता है कि क्या है, कभी भी पहले मैच से ही सेंचुरी नहीं मारने लग जाता बैट्समैन। तो इसका तो मुझे इसका समझ नहीं आया, इसका समझाने का क्या मतलब था शंकर शर्मा जी का, लॉन्ग लिव द किंग। अगर आप शंकर शर्मा जी को पसंद करते हैं तो ये वीडियो तो आपको बहुत बुरी लगी होगी, पर शंकर शर्मा जी कहते हैं कि अगले 4 साल में जाकर कोई रिटर्न नहीं कमा के देगी स्टॉक मार्केट। अगर 10% भी रिटर्न बन जाए ना आपका तो बहुत होगा। इसके बारे में और जानने के लिए मेरी ये वीडियो देखना ना भूलें। धन्यवाद।